हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि राजस्थान जियोग्राफी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी दोस्तों कि राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित कुछ वीडियोज प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों आज मैं राजस्थान जियोग्राफी का आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है दोस्तों तो जियोग्राफी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप लोगों ने आपके नोट्स पढ़ रखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सवालों के साथ साथ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सवाल भी यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे और साथ साथ आपकी दोस्तों थ्योरी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और एकदम आराम से मैं आपको करवाने वाला हूँ, धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन चीज़ों को हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे यहाँ पर, और एक एक टॉपिक को डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर आप करोगे? तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपसे अक्षांशीय स्थिति पूछी जाए दोस्तों तो वो आपकी दक्षिण अक्षांश तो उसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांशीय आपका अक्षांशीय विस्तार होगा। तो उत्तरी अक्षांश इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। और फिर आप ध्यान रखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये उत्तरी अक्षांश जो है ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशीय स्थिति आपकी हो जाएगी। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है उसमें अंतर कितना हो जाएगा? तो पूर्व पश्चिम का विस्तार आपका 869 है किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो 826 किलोमीटर है। अगर इनको आप माइनस करते हो दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 43 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो कितना भूभाग है जिसका क्षेत्र आपका राजस्थान में हो जाएगा प्रतिशत के हिसाब से? तो ये 10.4% आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों डिटेल से मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, उत्तरी अक्षांश जो होता है वो यहाँ से शुरू होगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके बोरकुंडा बांसवाड़ा से लेके आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गंगानगर तक जाएगा। यानी कि सबसे उत्तर में बात की जाए तो आपका कौन सा गांव है? कोणा गांव है, जो कि गंगानगर में हो जाएगा। और सबसे दक्षिण की बात की जाए तो बोरकुंडा गांव है, जो कि बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह आपका कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। और लंबाई की बात की जाए तो 826 किलोमीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर हम बात की जाए देशांतरी स्थिति की तो 69 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर से लेके ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे देशांतरीय स्थिति पूछी जाए तो पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर ही आएगा, पश्चिमी वर्ड वहाँ पर नहीं आएगा। यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो है तो ये पश्चिम है, लेकिन यहाँ पर वर्ड हम पूर्वी देशांतर ही यूज में लेंगे 69 डिग्री 30 मिनट के लिए। और यहाँ पर सबसे एंड में आपका कौन सा गांव हो जाएगा? कटरा जैसलमेर, यानी सबसे पश्चिम में कटरा जैसलमेर है, और यहाँ पर आपका सबसे पूर्व में सिलान धौलपुर हो जाएगा। और इसकी टोटल लंबाई आपकी 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मोटा मोटा 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और इनकी लंबाई, और कभी कभी लंबाई का अंतर 43 किलोमीटर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इसी को अगर वर्ग मील में कन्वर्ट कर दिया जाए, देखो ये तो आपका किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ये तो किस में हो जाएगा? आपका किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वर्ग मील में पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। तो 3,42,239 भी ध्यान रखिए और 1,32,139 भी ध्यान रखिए। ये सवाल आपका जब भी पूछा जाए ध्यान से पढ़ना है, मील में पूछा गया है या किलोमीटर में पूछा गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10.41%, या इसको 1/10 हम बोल सकते हैं। राजस्थान की यानी कि आकृति की बात की जाए तो विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति हो जाएगी, पतंगाकार टाइप की। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार टाइप की इसकी आकृति हो जाएगी। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की हम बात कर चुके हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट निकल के आएगा। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका जो अक्षांशीय अवस्थिति है उसमें अंतर कितना हो जाएगा? आपके कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। और कुल देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो इसी तरीके से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट आपका पूर्वी देशांतर, इनको माइनस करेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आपका आ जाएगा। तो अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, आपका कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट आपका हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर एक बात एग्जाम में पूछी जाती है कि राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम तक सूर्य का जो उदय होता है उसमें कितना समय लगता है। तो पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर कितना है। यानी कि अगर पूर्व में सूर्य उगेगा और आपका पश्चिम में सूर्य का उदय होगा तो इनमें डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो भैया जो आपका 8 डिग्री 47 मिनट आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट आपका होता है, ठीक है। और 1 मिनट देशांतर पर 4 सेकंड आपका हो जाएगा। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, 35 मिनट 8 सेकंड निकल के आ जाएगा। 35 मिनट 8 सेकंड ही आपका निकल के आएगा। और ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड को हम 36 मिनट भी बोल देते हैं, बहुत सी बात। तो 36 मिनट भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 35 मिनट 8 सेकंड आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, आपके पूछा जाता है। और दोनों की डिफरेंस की बात की जाए तो 43 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है, 43 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में राजस्थान जो है ये आपका किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या आप बता पाएंगे किस गोलार्ध में आपका स्थित है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है विश्व की, तो विश्व की जब भी बात की जाएगी तो भारत की जो स्थिति है वही आपकी राजस्थान की हो जाएगी, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। लेकिन एशिया के संदर्भ में बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम होगी। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ये किस हिसाब से पूछ रहा है। और भारत में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम राजस्थान की स्थिति हो जाएगी, यानी कि राजस्थान की स्थिति विश्व के हिसाब से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, एशिया के हिसाब से दक्षिण पश्चिम है दोस्तों। और अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यानी उत्तर पश्चिम भी है, दक्षिण पश्चिम भी है, उत्तर पूर्वी भी है। लेकिन किस किस के हिसाब से, विश्व, एशिया और भारत। तो ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान से पढ़ के करना है जब भी आपका ये सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है दोस्तों उसकी कुल लंबाई आपकी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 1070 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपकी रेड क्लिफ रेखा की जो है वो लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई आपकी 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अब इस पर आपके कितने जिले स्थित है इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एकदम छोटी से छोटी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, तो बीकानेर जिला जो है दोस्तों इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी सबसे छोटी है। ये दोस्तों हमारा प्यारा राजस्थान है। अब इस राजस्थान में दोस्तों जो आपके राज्य हैं वो किस किस के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर की बात कर लेते हैं। देखो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की, उसमें राजस्थान के 5 जिले आपके आते हैं। 41 जिलों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आपका श्रीगंगानगर है, फिर यहाँ पर आपको बीकानेर दिख जाएगा, फिर यहाँ पर फलोदी जो है ये नया है दोस्तों, ये भी आपका सीमा बनाएगा पाकिस्तान के साथ, फिर यहाँ पर जैसलमेर सीमा बनाएगा और यहाँ पर बाड़मेर आपका सीमा बनाएगा। तो ये 5 जिले हैं लाइन से, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर की, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है राजस्थान के, तो 5 जिले स्थित है। इसमें सबसे कम सीमा आपका बीकानेर बनाता है, तो कितनी बनाता है वो भी हम देखेंगे, एकदम डिटेल से आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। अब पंजाब की बात की जाए तो पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है दोस्तों, जिसमें राजस्थान के 2 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगाता है, जिसमें 2 जिले आ जाएंगे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा दोस्तों 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। तो हरियाणा 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है राजस्थान के। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से देखिए आप, तो एक तो हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर आपका हो गया, कोटपुतली बहरोड है, अलवर है, खेरतल तिजारा है और डीग है। तो इस प्रकार से 8 जिलों के साथ हरियाणा सीमा बनाता है और 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये भी 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश टोटल आपकी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें राजस्थान के 3 जिले डीग, भरतपुर और धौलपुर आ जाएगा। सबसे आसान है याद रखना, डीग, भरतपुर, धौलपुर 3 जिलों के साथ आपका उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। मुझे लगता है आपका फ्यूचर में ऐसा सवाल पूछा जाएगा, हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो ये सवाल आपका आ सकता है 8 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश 3 जिलों के साथ और यहाँ पर आपका पंजाब 2 जिलों के साथ। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये सर्वाधिक सीमा बनाता है आपकी दोस्तों 1600 किलोमीटर की। तो 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका, और इसमें राजस्थान के लगभग 10 जिले आ जाते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हो जाएंगे देखिए आप, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर यहाँ से आ गया। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों 12 यहाँ पर आ जाएगा, झालावाड़ आ गया, कोटा भी आपका आ गया, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ये इनके साथ सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर आप गिन के देखोगे दोस्तों तो ये कितने हो गए आपके,
ये लगभग 10 जिले हो गए जिनके साथ ये आपका मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, कितने जिलों के साथ मध्य प्रदेश सीमा बनाता है? 10 जिलों के साथ। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 1600 किलोमीटर की सीमा ये आपका बनाता है। अब बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें आपके 6 जिले आ जाएंगे। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, और एक आपका बाड़मेर है, जो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपके कितने जिले आ जाएंगे? 6 जिले आ जाएंगे। यहाँ पर 10 जिले आपके आगे थे। यहाँ पर यूपी के साथ दोस्तों 3 जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ 8 जिले बनाते हैं, और उधर से आपके अगर पंजाब की बात की जाए तो जो 2 जिले आपके राजस्थान के पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें सब यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल, और 4850 किलोमीटर की सीमा आपकी अंतर्राज्यीय है। तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है और आपकी 4850 जो है वो अंतर्राज्यीय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राजस्थान के 4 जिले तथा पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों के 9 जिले स्थित है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के यहाँ पर 4 जिले क्यों लिखा हुआ है? देखो, 4 भी आपको ध्यान रखना है, 5 भी ध्यान रखना है। सवाल अगर आपका नए प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको 5 जिले आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। सवाल अगर आपसे 41 जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो 5 जिले आपको आंसर करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये पूर्व की स्थिति बताई हुई है भाई, पहले किस किस तरीके से था। जैसे जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा आपका बनाता था, बाड़मेर 228 की, गंगानगर 210 की, बीकानेर 168 किलोमीटर की। तो बीकानेर सबसे कम बनाता है यहाँ पर 168 किलोमीटर की, और आपका जैसलमेर जो है वो 464 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा यहाँ पर बनाता था। बाड़मेर 228 किलोमीटर की, गंगानगर 210 किलोमीटर की। अभी दोस्तों इनका एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो जब इनका एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा तब इनका एग्जैक्ट डेटा भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी को शामिल कर लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती वाले जिले आपके कितने हो गए? 5 हो गए। तो अभी वर्तमान में 5 हो गए हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा किलोमीटर वाला, तो ये आपका पुराने तरीके से ही पूछा जाएगा। रेड क्लिफ लाइन उत्तर में हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है, होकर बीकानेर जैसलमेर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाते हुए दक्षिण बाड़मेर जिले के बाकासर भाल गांव तक जाती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये कहाँ से शुरू होती है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है, जो कि मैंने आपको बताया था गंगानगर से शुरू होती है। तो गंगानगर में एक पॉइंट आप ध्यान रखना, हिंदुमल कोट, वहाँ से शुरू होकर ये बाकासर बाड़मेर तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, और सबसे दूर बीकानेर है। तो ये सवाल पहले एग्जाम में पूछा जाता था, काफ़ी बार आया है ये सवाल एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर का है। 5 जिले आपकी सीमा बनाते हैं, उसमें से सबसे नजदीक जो है वो श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय है, और सबसे दूर बीकानेर का जिला मुख्यालय है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी, जो कि 5 राज्य मैंने आपको बता दिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। किसके साथ लगती है ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। पंजाब 2 जिलों के साथ साझा करता है, हरियाणा 1262 की आपकी 8 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की 3 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की आपकी 10 जिलों के साथ, और गुजरात 1022 किलोमीटर की 6 जिलों के साथ। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। वर्तमान में कितने जिले हो जाएंगे? 25 जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा में स्थित है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिले की है, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, और सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिले की है, जो कि गुजरात से सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो झालावाड़ बनाता है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है, गुजरात के साथ। झालावाड़ किसके साथ बनाता है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश के साथ। तो ये बात अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, और ये 25 जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दोनों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, एकदम आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ, और एकदम आराम से धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे, आप डबल स्पीड में इसको देख लेना। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाएगा और गुजरात के साथ भी, यानी 2 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? तो देखो, देखने से पता लग जाएगा आपको। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा हो जाएगा। देखो, सोचने के लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बांसवाड़ा राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं।
तो 4 ऐसे जिले आपको ध्यान रखने, जैसे कि हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डीग जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा जो है ये मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से अभी सवाल आपको बांसवाड़ा वाला पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। यानी कि ऐसे 2 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा आपकी बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले अगर आपसे पूछे जाए, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अब वो बोले केवल अंतर्राष्ट्रीय ही बनाते हैं, तो भैया आपका जो गंगानगर है और आपका जो बाड़मेर है ये तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। तो 3 जिले ही आपके ऐसे बचेंगे जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर आपका आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो 28 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले अर्थात आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भैया 41 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 जिले आपके ऐसे हैं जैसे कि पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर, डिडवाना, कुचामन। ये 13 जिले आपके ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपकी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितने जिले हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किन यूरोपीय देशों के लगभग बराबर है? तो दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग नॉर्वे के बराबर आपका हो जाएगा। इसके अलावा और किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां पर दोस्तों आपके पोलैंड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये डेटा आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपका। लगभग समान अगर आपसे पूछे जाए तो नॉर्वे और पोलैंड जो है इनका लगभग समान है। इटली का भी समान है, फिनलैंड, जर्मनी, जापान। तो जापान, जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, इटली, नॉर्वे, इनका दोस्तों ये 6 आपको ध्यान रखने हैं। इनका लगभग आपका राजस्थान के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल हो जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है? जैसे कि इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल, चेक गणराज्य से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, नेपाल का 2.5 गुना है, भूटान का 3 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है, बेल्जियम का 11 गुना है, इजराइल का 17 गुना है। ये इजराइल वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग समान क्षेत्रफल वाले आपके यूरोपीय जो आपके राज्य हैं, देश हैं, वो है नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान। इसके अलावा इंग्लैंड से 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, चेक गणराज्य से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, नेपाल 2.5 गुना, भूटान 3 गुना। देखो भूटान में ऑलरेडी 3 वर्ड आ रहे हैं तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, 3 गुना, श्रीलंका 5 गुना, बेल्जियम 11 गुना और इजराइल 17 गुना। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के वे जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपकी गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसके कारण जून माह में इस क्षेत्र पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो जून माह में दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें आपकी कहां पर पड़ेगी? बांस पर पड़ेगी। तो बांस कैसा होता है? सीधा होता है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, बांस कैसा होता है? सीधा होता है। बांस देखा होगा ना आपका, बांस की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है। तो बांस कैसा होता है? सीधा होता है। तो सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी? बांसवाड़ा में पड़ेगी। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो किसका अवशेष हो जाएगा दोस्तों? तैतीस सागर का अवशेष हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो अगर बात की जाए भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है अगर भू आकृति की दृष्टि से बात की जाए। और भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो 4 तो आपके भू आकृति की दृष्टि से क्षेत्रों में बांटा जा सकता है और उप क्षेत्र की बात की जाए तो 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो यहाँ पर अवस्थिति का सही क्रम आपको बताना है। जैसे कि उत्तर से दक्षिणी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सबसे पहले शेखावटी आ जाएगा, फिर विंध्यन श्रेणी आ जाएगी, फिर लूनी बेसिन है, फिर आपका माही का मैदान है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसको एक बार डिटेल से आप समझ लीजिए भाई, ये आंसर आपका यहाँ पर क्यों हुआ, इस आंसर की हम बात करते हैं।
तो ये तो मैं अभी आपको इस तरीके से देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपका घग्गर का मैदान है, यहाँ पर शेखावटी का आंतरिक प्रवाह मैदान है, यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि आपकी हो जाएगी, यहाँ पर गोडवाड़ बेसिन लूनी बेसिन है, ठीक है। ये विंध्यन कगार भूमि आपकी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। अब देखो विंध्यन आपका पहले आ जाएगा, विंध्यन आपका यहाँ पर ही आ गया लगभग, उसके बाद आपका लूनी बेसिन आ रहा है, ठीक है। तो विंध्यन आपका पहले आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ मत करना आप। और ये नागौरी उच्च भूमि है, ये दक्कन लावा का पठार जो आपका हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका छप्पन का मैदान आ गया दक्षिण साइड में, ये आपकी अरावली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है चीज़ों को। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से सवाल आपका बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता भी होगा। देखिए 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये 4 भौतिक प्रदेश आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल लगभग 61.11% है, जनसंख्या इसमें 40% निवास करती है। और ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है दोस्तों ये, ठीक है। 33 सागर का अवशेष हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश ध्यान रखना है, ये 23% पार्ट रखता है, 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और 33 सागर का ही ये अवशेष हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ ध्यान रखना है आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर आप मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो इसका भी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी पश्चिम वाले की और पूर्वी वाले की दोनों की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। यहाँ पर जनसंख्या 40% है, यहाँ पर भी लगभग 39% है, यहाँ पर एरिया 61% है और यहाँ पर 23% है। ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शुष्क अर्ध शुष्क विषम आपकी जलवायु हो जाएगी। यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा यहाँ पर पाई जाएगी, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। तो ये फैक्ट तो आपको पता होंगे। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात की जाए तो 9% ही अपना एरिया रखती है अरावली, 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये भी आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी ये दोनों आपके 33 सागर के भाग है और ये दोनों जो है ये आपके गोंडवाना लैंड के भाग है। तो यहाँ से आपका सवाल बन जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये अपना 6.89% एरिया रखता है, जनसंख्या यहाँ पर 11% निवास करती है। अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर हो जाएगी, काली मृदा यानी वर्टिसोल्स हो जाएगी। अगर वर्षा की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, फिर 50 से 90 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 से आपकी 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर। तो इनको सीक्वेंस से ध्यान रखिए। 20 से 50 सबसे कम मरुस्थल हो जाएगा, फिर 50 से 90 आपकी अरावली प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी आपकी इनसेप्टिसोल्स पाई जाती है, भूरी लाल कंकरीली मिट्टी, ठीक है। अल्फीसोल्स आपकी जो है जयपुर साइड में मिल जाएगी आपको, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और वर्टिसोल आपकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर एरिडोसोल एंटीसोल है, यहाँ पर आपकी इंसेप्टिसोल्स है, ठीक है। तो ये वर्षा का जो वितरण है ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 90, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपका 50 से 80 है। अरावली में 50 से 90 है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 50 से 80 है, और 80 से 120 सेंटीमीटर आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक आध सवाल जो है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, स्पेशली 33 सागर और गोंडवाना लैंड वाला ज़्यादा पूछा जाता है, और एक ये परसेंटेज वाला जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दिया गया है ये भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ लगभग। जैसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, यानी थार मरुस्थल की बात की जाए तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये सभी जिले जो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये आपके पश्चिमी साइड के हो जाएंगे, जैसे कि जालोर, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, ये भी आपके थार मरुस्थल में आ जाएंगे। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात की जाए तो सिरोही से शुरू होती है आपकी अरावली, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये आपके दोस्तों मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आ जाएंगे। तो इनको एक बार आप चेकआउट कर लेना। 33 सागर के अवशेष के रूप में राज्य में आज भी सांबर, डिडवाना, पचपंदरा, लूण, करमसन जैसी खारे पानी की झीलें अवस्थित है। तो खारे पानी की जो झीलें हैं ये किसका अवशेष मानी जाती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 33 सागर का अवशेष हो जाएगी, ठीक है। अरावली व हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो अरावली और हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों ये आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अरावली और हाड़ौती प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तथा मरुस्थल व उत्तर पूर्व का मैदान जो है भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। यानी कि अरावली की और हाड़ौती की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और मरुस्थल और उत्तर पूर्व मैदान की बात की जाए तो विशाल मैदान का हिस्सा है। यानी राजस्थान जो है ये प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पूर्व का जो आपका विशाल मैदान है इसका हिस्सा है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने पेश किया, तो ये सवाल आपका काफी बार एग्जाम में बनता है। तो ये किसने पेश किया था दोस्तों, A.M. हेरोन के द्वारा पेश किया गया था। तो A.M. हेरोन जो है इनके द्वारा दोस्तों प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन पेश किया गया था 1936-1953 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है, तो वीसी मिश्रा ने दोस्तों 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो वीसी मिश्रा के अनुसार जो है 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है आपके, जिसमें पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़ प्रदेश आ जाएंगे। हालांकि ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इतना ही पूछा जाता है वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है, तो 7 भागों में आपका बांटा है।
कभी कभार एग्जाम में बन सकता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भी याद कर लेना। पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि, चंबल बीहड़। अब आपको ये याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो पुराना पढ़ा हुआ होता है वो तो हमको तुरंत याद आ जाता है, जो चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं उसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ याद हो पाती है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए दोस्तों, रेतीला मरुस्थल, बांगर और रोही जो है ये आपका मरुस्थल प्रदेश का भाग है, लेकिन उपरमाल जो है ये आपका मरुस्थल प्रदेश का भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपका काफी बार एग्जाम में बनता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च भूमि में स्थित है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश जो है वह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश जो है दोस्तों इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। भालेरी, चूरू, मेंटा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो भालेरी चूरू की बात की जाए या मेंटा नदी सीकर की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों बालू का स्तूप आपके पाए जाते हैं बरखान टाइप के। तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही है। तो मरुस्थलीय प्रदेश 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे, और मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही है। इसके अलावा चूरू की बात की जाए और सीकर की बात की जाए तो यहाँ पर आपके बरखान पाए जाते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, अब इसकी डिटेल आप देख लीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, डिडवाना, कुचामन तथा सिरोही का पश्चिमी भाग में लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समानांतर पेटियों मरुस्थलीय, बांगर और रोही में बांट सकते हैं। तो 3 समानांतर पेटियों में बांट सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, मरुस्थली, बांगर और रोही में, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता, बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान, रोही बाढ़ के मैदान है। तो बांगर जो होती है ये रेतीली मिट्टी के मैदान होते हैं, और रोही क्या होते हैं? बाढ़ के मैदान होते हैं, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों से बने होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बांगर आपकी दोस्तों जो है रेतीली मिट्टी हो जाएगी, और रोही जो है ये बाढ़ के मैदान हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान स्थित है। तो बालू में शुष्क मैदान आपके कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में आपके दोस्तों बालू का शुष्क मैदान स्थित है। निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? तो कौन सा आपका बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है अर्धशुष्क का? गोडवाड़ा बेसिन, घग्गर मैदान, कांठल मैदान या नागौरी उच्च भूमि। तो कांठल मैदान जो है ये इसका भाग नहीं है, सिंपल सा सवाल हो जाएगा, क्योंकि कांठल जो है ये माही नदी के किनारे को कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। तो राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे शेखावटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अब अंतःस्थलीय मैदान जो मैंने आपको बताया था शेखावटी वाला, यानी उत्तर पूर्व वाला जो है, इसको दोस्तों शेखावटी के नाम से जाना जाता है, जिसे अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, तो ये आपका 56 का मैदान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शेखावटी आ जाएगा, गोडवार आ जाएगा, घग्गर का मैदान भी आ जाएगा। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। तो थार मरुस्थल के भाग यहाँ पर आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है, शेखावटी भी है और घग्गर का मैदान भी है, लेकिन बनास का मैदान आपका नहीं है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा जो है दोस्तों ये आपके किस भू आकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये आपसे पूछा जाए तो ये लूनी बेसिन में स्थित है दोस्तों। हिंगलाज का मगरा और नरसिंहपुर पहाड़ जो है ये आपके लूनी बेसिन में स्थित है। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, आप याद रखेंगे। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा आपका लूनी बेसिन में स्थित है। 15 सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो ये किसमें पाए जाएंगे दोस्तों? आपके लूनी जवाई बेसिन में पाए जाएंगे। ढांड संदर्भित करता है। तो ढांड क्या है दोस्तों? ये क्या संदर्भित करता है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होती है उन्हें ढांड कहा जाता है। ये आपका सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, और अभी एक बार फिर से पूछा गया है ये किसी न किसी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी जो है ये आपकी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो हिंगलाज का मगरा हो जाएगा, पालखेड़ा पर्वत हो जाएगा, कलीमा पहाड़ हो जाएगा, नरसिंहपुर पहाड़
तो दोस्तों यहाँ पर पालखेड़ पर्वत स्थित नहीं है। नरसिंहपुर पहाड़ भी स्थित है, कलीमा पहाड़ भी है, हिंगलाज का मगरा भी है, पालखेड़ा पर्वत यहाँ पर स्थित नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। काला भूरा डूंगर, यह सवाल आपका एग्जाम में आता रहता है। काला भूरा डूंगर जो है ये लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। तो क्या ये बात सही है आपकी? तो बताना है आपको सही है। ये बात आपकी सही नहीं है, गलत है। सालीसर, जसूसर, मलसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपके शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है, ये बात आप ध्यान भी रखेंगे। तो सालीसर, जसूसर और मलसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल आपका नाली कहलाता है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपका बी और सी सही हो जाएगा। अब काला भूरा डूंगर के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपकी लूनी बेसिन की जो है पूर्वी सीमा बनाता है, ना कि पश्चिमी सीमा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पश्चिमी सीमा नहीं बनाता है, ये आपकी पूर्वी सीमा बनाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। ये आपका शेखावटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये अर्धशुष्क बांगर प्रदेश आपका हो गया दोस्तों। यहाँ नागौरी उच्च भूमि है। ये गोडवाड़ बेसिन आपका कहलाता है, सिरोही जालोर वाला। ये पश्चिमी शुष्क रेतीला बालू में मैदान हो जाएगा। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ पर अलग करती है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को निम्न दो भागों में विभक्त करती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा की बात की जाए, यानी ये पूर्वी सीमा हो जाएगी, तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन 25 सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? तो बांगड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये शेखावटी अंचल जो है दोस्तों, इसे बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपके जिले और पर्वत दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सवालों के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख रहे हैं, यानी कि उसकी व्याख्या के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय लगता है इन वीडियोज़ के अंदर, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार, वीडियो, चतुर्श्रेणी, रीड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। ये आपका 41 जिलों के अनुसार हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो झारोला पर्वत जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जालोर में हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की बात की जाए तो रघुनाथगढ़ आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में हो जाएगी। भानगढ़ का आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो अलवर में हो जाएगी। और बरवाड़ा आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो बरवाड़ा पर्वत जो है ये आपका जयपुर में हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र जो है उनके प्रचलित नाम क्या है, वहाँ से सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भोमर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो डूंगरपुर। और आपका जो पूर्वी सिरोही है एवं उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसे भोमट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिए, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, उसे भोमट के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती के नाम से कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी को जाना जाता है। तो हाड़ौती के अंतर्गत आपके कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी आ जाएगा। वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वागड़ के नाम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को जाना जाता है। आगे देखिए, अर्बुद या चंद्रावती किसे कहा जाता है? तो आबू पर्वत यानी सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? अर्बुद या चंद्रावती कहा जाता है। चंद्रावती जो है ये कहा जाता है सिरोही को, ये आप ध्यान रखना। चंद्रावती सिरोही की प्राचीन राजधानी थी, इसलिए इसे अर्बुद या चंद्रावती कहा जाता है। बांगड़ किसे कहा जाता है दोस्तों? एक तो आपका वागड़ होता है और एक आपका बांगड़ होता है। तो वागड़ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है, और बांगड़ यानी कि बांगर हो जाएगा यह आपके पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग जो है इसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। स्पेशली यहाँ पर सीकर और झुंझुनू आपको याद रखना होता है। तो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है इसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका मेवल। मेवल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। और गोडवाड़ के नाम से आपका जालोर और सिरोही और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व बाड़मेर, स्पेशली जालोर और सिरोही जो है इस वाले क्षेत्र को आपका गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा गोडवाड़ बोली बोली जाती है। तो गोडवाड़ बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? तो ये सिरोही और जालोर में बोली जाती है। उसी प्रकार गोडवाड़ क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्वी बाड़मेर हो जाएगा, जालोर हो जाएगा और पश्चिम सिरोही हो जाएगा। थली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बीकानेर और चूरू का जो अधिकांश भाग है उसे थली के नाम से जाना जाता है। मालव के नाम से आपका प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र को जाना जाता है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालव क्षेत्र के नाम से आपका प्रतापगढ़ और झालावाड़ को जाना जाता है, और मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से अजमेर, राजसमंद का दिवेर का क्षेत्र आपका मेरवाड़ा हो जाएगा। अई छत्रपुर के नाम से नागौर को जाना जाता है, और जांगल प्रदेश काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, तो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग, तो जोधपुर का उत्तरी भाग हो जाएगा और बीकानेर हो जाएगा, इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये जांगल प्रदेश काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, इसे आपका दोस्तों जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। योध्या क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे योध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो योध्या क्षेत्र भी आप याद रखिए, हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे योध्या कहेंगे। और भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास का क्षेत्र आपका सूरसेन कहलाता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू आपका शेखावटी हो जाएगा, और सीकर, झुंझुनू, जयपुर भी अगर उसमें शामिल कर दिया जाए तो ये आपका तोरावटी हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे देखिए, गुर्जर रात्रा जो है, ये जोधपुर का दक्षिणी भाग जो है दोस्तों, ये आपका गुर्जर रात्रा कहलाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गुर्जर रात्रा जो है ये जोधपुर का दक्षिणी भाग आपका कहलाएगा। मेरू क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं उनको मेरू कहा जाता है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेशों को मेरू कहा जाता है। और अलवर का जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कुरु कहा जाएगा। तो अलवर का उत्तरी भाग आप याद रखेंगे, कुरु इसे कहा जाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र आपका ढूंढाड़ कहलाता है। और जैसलमेर को दोस्तों मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को वल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो मांड और वल्ल के नाम से किसे जाना जाएगा, जैसलमेर को जाना जाता है। आगे देखिए, खेराड़ा, माल खेरवाड़ा जो है दोस्तों, भीलवाड़ा और टोंक वाले जो क्षेत्र है इसे खेराड़ा या माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा में भी कौन सी तहसील हो जाएगी, आपकी जहाजपुर तहसील हो जाएगी। सीवी या मेदपाड़ के नाम से जयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को जाना जाता है। तो सीवी और मेदपाड़ के नाम से दोस्तों किसे जाना जाएगा, उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। तो बांका पट्टी आपकी कहाँ पर फैली हुई है दोस्तों, ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। तो ये आपकी कहाँ पर फैली हुई है, नागौर में फैली हुई है। बांका पट्टी राजस्थान के नागौर जिले में वो अजमेर के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों के घुटने व हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, वो पीठ झुक जाती है, इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। तो ये आपकी स्पेशली कहाँ पर हो जाएगी, नागौर वाले क्षेत्र में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी थार मरुस्थल में, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान रोही के नाम से जाना जाता है। तो ये रोही आप याद रखिए, जो आपका दोस्तों पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर छोटी नदियों द्वारा जो उपजाऊ मैदान हो जाते हैं उनको रोही के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ सेवन, धामन, करड़ आदि दलदली झीलें हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सेवन, धामन, करड़ जो है ये झीलें नहीं होती है, ये आपकी घास होती है दोस्तों। ठीक है, तो सेवन, धामन और आपकी करड़ जो है ये घासों के प्रकार है आपके। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, और 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये झीलें आपकी नहीं होती है, ये आपकी घास होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, हालांकि मैंने बता दिया, यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। तो थार का गड़ा आपका किसे कहा जाएगा दोस्तों, तो थार का गड़ा किसे कहा जाता है, बेसिक सा सवाल है। चंदन नलकूप जो है इसे कहा जाता है दोस्तों, चादन या चंदन नलकूप इसे बोल दिया जाता है। लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी भूमिगत जल पट्टी हो जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो थार मरुस्थल में जो लाठी सीरीज आपकी पाई जाती है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, भूमिगत जल का अच्छा भंडार, बालुका स्तूपों की अधिकता, प्राकृतिक तेल गैस भंडार। तो लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर बालुका स्तूपों की जो अधिकता दी गई है ये बात गलत हो जाएगी आपकी। अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है आपका लाठी सीरीज, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है यहाँ पर लाठी सीरीज दोस्तों आपका, और प्राकृतिक तेल गैस के भंडार तो यहाँ पर मिलते ही हैं आपको, पर बालुका स्तूपों की अधिकता यहाँ पर नहीं है, ये आप याद रखेंगे। जैसलमेर का जो लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानें जो होती है उसमें भूमिगत जल के भंडार अधिक मिलते हैं, जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। यहाँ जैसलमेर के चांदर नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। यह क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आप याद रखेंगे। तथा यहाँ अवस्थित टसरी कालीन अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो बाब बोल्डर्स युग जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे आपके, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हो जाएंगे।
किससे संबंधित होंगे? ये आपके कार्बोनिफेरस से संबंधित होंगे। बाप बोल्डर्स जो है ये आपके कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हो जाएंगे। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जैसलमेर में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, जोधपुर का जो बाप क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली बाप बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के अवशेष हैं जो कार्बोनिफेरस पर्मियन यानी 25 से 30 करोड़ पूर्व काल के हैं। तो कार्बोनिफेरस पर्मियन आप याद रखिएंगे, 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व काल के यहाँ पर हो जाएंगे। जैसलमेर का जो आकल है वो ब्रह्मसर में आकल कास्ट जीवाश्म यानी वुड फॉसिल पार्क यहाँ पर स्थित है, जिसमें जुरेसिक काल यानी कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व वानस्पतिक जीवाश्म पाए गए हैं। तो यहाँ पर जुरेसिक काल के अवशेष पाए गए हैं 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। अगला सवाल देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त यहाँ पर पूछा गया है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। एक तो आपका बालू का स्तूप युक्त होता है और एक आपका बालू का स्तूप मुक्त होता है। तो बालू का स्तूप मुक्त आपका कितना हो जाएगा? तो 41.5 जो है ये आपका बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मुक्त वाला कम है आपका, युक्त वाला 58.5% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान से पढ़ना है सवाल को। बालू का स्तूप मुक्त पूछा जाए तो 41.5 जो है ये बालू का स्तूप मुक्त परसेंटेज आपका हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त कौन सा क्षेत्र आपका हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? फलोदी और पोखरण वाला हो जाएगा। राज्य के 61.11% यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। तो यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 58.5% बालू का स्तूप पाए जाते हैं आपके, और 41.5% पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। तो 41.5 आपका बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा। जैसलमेर के चारों ओर का 65 किलोमीटर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका? 65 किलोमीटर क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर का क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। तो पोखरण हो गया आपका, इसके अलावा फलोदी हो गया। लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र आपका ऐसा है जो कि बालू का स्तूप मुक्त में आता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा आपका बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक होता है, तारा होता है, बरखान होता है, गोराउड नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? बरखान होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य होते हैं, तल्ली नहीं होते हैं। अनुप्रस्थ अभी अनुदैर्ध्य में आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप आपके कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में, इसके अलावा सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में आपके तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो, तारुका बालू का स्तूप आपके इस प्रकार के हो जाएंगे। तारुका बालू का स्तूप इस तरीके से होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तारुका बालू का स्तूप जो होते हैं ये मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में आपके पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान आपके कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। आशिया जोधपुर, तो आशिया जोधपुर में आपको बरखान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भालेरू चूरू में भी आपको बरखान देखने को मिल जाएंगे और देशनोक बीकानेर में भी आपको बरखान देखने को मिलेंगे, लेकिन दाता रामगढ़ सीकर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, यहाँ पर आपके दोस्तों बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है दोस्तों ये आपके परपेंडिकुलर बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं ये? परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाले जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? सिप जो है दोस्तों ये तो आपका अनुप्रस्थ में आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। सिप का मतलब होता है आपका रेखीय, रेखीय बालू का स्तूप, तो ये अनुप्रस्थ में नहीं आएगा आपका। ठीक है, पवन विमुख रेखीय, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है वनस्पति युक्त रेखीय, और यहाँ पर परवलेख यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरखान और परवलेख हो जाएगा, क्योंकि पवन विमुख रेखीय का मतलब भी सीपी हो गया एक तरीके से, और यहाँ पर भी आपका रेखीय दिया गया है तो इसका मतलब भी एक तरीके से सीपी हो जाएगा, यानी कि अनुदैर्ध्य हो जाएगा। सिप किसके अंतर्गत आता है? आपका अनुदैर्ध्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? समानांतर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब परपेंडिकुलर बालू का स्तूप जो है ये आपके चूरू में और झुंझुनू में पाए जाते हैं, ये बात आपकी सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, तो अवरोधी बालू का स्तूप आपके पुष्कर के क्षेत्र में मिलते हैं, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि पूरा जिला आपका बालू का स्तूप मुक्त हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपके किस क्षेत्रों में मिलते हैं? यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य वाला सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप देख लेना, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपके कहां पर मिलेंगे? परपेंडिकुलर वाले। तो ये बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर आपको मिल जाएंगे। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोहनगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोहनगढ़ तो आपका बालू का स्तूप मुक्त है भैया। तो यहाँ पर थर्ड आपका जाएगा, तो थर्ड जाते तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले के नौगढ़ क्षेत्र में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, कौन सा आपका अनुदैर्ध्य होता है, कौन सा आपका जो है अनुप्रस्थ होता है। देखिए, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है रेखीय बालू का स्तूप, यानी पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह सामान्यतः वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं आपके, तथा कभी कभी एकाकी पहाड़ी पर पवन विमुख ढालों पर भी पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वनस्पति आवश्यक रूप से आपकी रेखीय बालू का स्तूपों में पाई जाती है। यह बालू का स्तूप जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर व बाड़मेर, दसदती नदी, मेंढा नदी, लूनी नदी, जवाई नदी के पार्श्व पर दिखाई देते हैं। इन्हें सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो आपके जो अनुदैर्ध्य है यानी रेखीय वाले बालू का स्तूप जो है दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका सिप हो जाएगा, एक वनस्पति युक्त रेखीय हो जाएगा, और एक पवन विमुख रेखीय हो जाएगा। तो ये तीनों पार्ट आप याद रखिए। ठीक है, सिप हो जाएगा, वनस्पति युक्त रेखीय हो जाएगा, पवन विमुख रेखीय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीनों वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुख रेखीय, सिप, तो ये तीनों आपके किसके भाग है? अनुदैर्ध्य के भाग है। अब चलिए अनुप्रस्थ पे आ जाइए। पवन की दिशा के लंबवत, मैं आपको बोल रहा था लंबवत का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो बालू का स्तूप आपके बनते हैं वो अनुप्रस्थ हो जाएंगे, जिसमें आपका बरखान आ जाएगा। देखो ये बरखान इस तरीके से आपका बनता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एक तरीके से। ठीक है, परवलयिक जो होता है हेयर पिन वाला, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। बीकानेर के पुगल में आपको देखने को मिलेंगे, हनुमानगढ़ के रावतसर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे अनुप्रस्थ, गंगानगर के सूरतगढ़ में देखने को मिलेंगे, चूरू झुंझुनू जिलों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, बीकानेर के पुगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बरखान की। बरखान जो है ये अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं, जिनके दोनों किनारे सिंह की तरह आगे की ओर निकले होते हैं। इस तरीके से दोनों किनारे सिंह की तरफ आगे निकले होते हैं। इनका पवन विमुखीय ढाल उत्तल व मंद तथा पवन विमुखीय ढाल अवतल होता है। तो इनका दोस्तों आपका पवन मुखी जो ढाल है वो तो आपका उत्तल होता है, और पवन विमुखी ढाल जो होता है वो अवतल होता है, वह तीव्र खड़ा होता है। यह 10 से 20 मीटर ऊंचे तथा 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। तो ये 10 से 20 मीटर तो ऊंचे होते हैं और 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। ये आपको चूरू के भालेरी क्षेत्र में, सीकर के मेंढा नदी घाटी क्षेत्र में, जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, बीकानेर के लूण करणसर करनी माता में, इसके अलावा गंगानगर के सूरतगढ़ में, जोधपुर के होशिया में और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में आपको पाए जाएंगे। आगे देखिए, परवलयिक बालू का स्तूप जो होते हैं आपके दोस्तों, ये हेयरपिन जैसी आकृति वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। तो परवलयिक जो है ये संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूप है, सर्वाधिक। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बालू का स्तूप मरुस्थल में कौन से पाए जाते हैं, तो परवलयिक पाए जाते हैं। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिए। तो संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूप आपका सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? परवलयिक हो जाएगा, जिसे पैराबोलिक कहा जाता है, हेयरपिन की आकृति जैसा होता है। तारा बालू का स्तूप जो होता है ये अनेक भुजाओं वाले तारे जैसी आकृति के स्तूप होते हैं। ये आपके मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर पोखरण में और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में आपको देखने को मिलेंगे। अब एक आगे देखिए, नेपका क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे निर्मित स्तूप जो होते हैं सर्ब कोपिस इन्हें कहा जाता है। तो मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे जो निर्मित होते हैं उन्हें नेपका कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। लूनेट क्या होता है? झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के स्तूप। तो झीलों के किनारे जो निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लूनेट कहा जाता है। ठीक है, तो नेपका तो आपके दोस्तों झाड़ियों के सहारे हो जाएंगे, लेकिन झीलों के किनारे आपके कैसे हो जाएंगे? लूनेट हो जाएंगे। तो नेपका और लूनेट। अवरोधी बालू का स्तूप किसी अवरोध के कारण पेड़, झाड़ी, पर्वत, भवन उत्पन्न जमाव से निर्मित होते हैं, जैसे कि पुष्कर में मिल जाएंगे आपको अवरोधी, नाग पहाड़, बूढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़, जोबनेर एवं शिखर की पहाड़ियों में मिलते हैं। स्पेशली पुष्कर आप याद रखिए क्योंकि पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका हेलबेक स्तूप है। यदि मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का स्तूप हेल के पृष्ठ जैसा दिखाई देता है तो उसे हेलबेक स्तूप कहा जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप रेखीय अनुप्रस्थ पैराबोलिक बालू का स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत जोत क्षेत्र में और उनके बीच निर्माण होता है इसका नेटवर्क बालू का स्तूप का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, धरियन आपका इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। तो जो हवा के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं दोस्तों, इधर से उधर चले जाते हैं हवा के साथ, वो आपके क्या कहलाते हैं? धरियन कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलाया झीलें राजस्थान में किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झीलें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों? तो ये आपकी पश्चिमी राजस्थान यानी कि थार के मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगी।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो पलाया झीलें आपकी दोस्तों किस जिले में हो जाएगी? तो ये आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, ये आपकी पलाया झीलें हो जाएगी। ठीक है, सांबर, कुचामन, डेगाना, डिडवाना, इस तरीके से। अब देखिए पलाया क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालसन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग को पलाया कहा जाता है। तो सबसे मध्य में स्थित जो भाग होता है आपका समतल लवणीय भाग, उसे पलाया कहा जाता है। इस पलाया में वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी झीलों को पलाया झीलें कहा जाता है। बालसन क्या होता है आपका? तो बालसन भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से गिरे हुए बेसिन या द्रोणी को बालसन कहा जाता है। तो पहाड़ियों से गिरे हुए बेसिन को क्या कहा जाता है? उसे बालसन कहा जाता है। और एक आपका होता है पेडिमेंट, ये आप देख सकते हो, पेडिमेंट यहाँ पर है, बालसन आपका यहाँ पर है, पलाया सबसे मध्य में आपकी हो जाएगी और ये पेडिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पेडिमेंट पर्वत के अग्रभाग यानी पर्वत पदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। तो पेडिमेंट भी आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, एकदम डिटेल से सारी चीज़ों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वीडियो आपका लंबा हो सकता है, बट ऐसे वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे बालसन का आपको पता नहीं होगा तो पता चल गया, पेडिमेंट का पता चल गया। एक आपका होता है बजाड़ा या बजादा। अब बजाड़ा और बजादा क्या था दोस्तों, ये देखिए आप, ये वाला जो भाग है ये आपका बजादा कहलाता है, या ऐसे बजाड़ा बोल दिया जाता है। जैसे पेडिमेंट वो पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखनुमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बजादा कहा जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है, तो बताइए क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र दिया गया है, हाड़ौती पठार दिया गया है, शेखावटी पठार है और घग्गर का मैदान है। तो सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, क्योंकि मिलान करना है यहाँ पर आपको। तो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में तो गिरवा की पहाड़ी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? मेवाड़ में पाई जाएगी। मुकुंदरा पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? हाड़ौती की पठार में हो जाएगी। नाली जो है घग्गर मैदान को कहा जाता है, और अंतर प्रवाह अपवाह जो है ये शेखावटी पठार को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर प्रवाहित अपवाह जो है ये शेखावटी पठार को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की अन्य स्थलाकृतियाँ यहाँ पर दी गई है, जैसे कि रोही जो होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली के पर्वत पदीय भागों में वर्षा जल द्वारा जो आपकी उपजाऊ यानी जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजावी मैदान को रोही कहा जाता है। तो ये रोही तो आप याद रखना। इसके अलावा आपका होता है तल्ली सर मरहो। तो तल्ली सर मरहो क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुका स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा भागों को तल्ली सर मरहो कहा जाता है। तो तल्ली सर मरहो किसे कहा जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुका स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा जो भाग होते हैं उन्हें तल्ली, यानी वो नहीं कहते कि तलहटी, तो उसे तल्ली सर मरहो कहा जाता है। टाट और रन क्या हो जाएगा? तल्ली में वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों को टाट और रन कहा जाता है। तो अस्थायी झीलें जो होती है उन्हें टाट या रन कहा जाता है, जैसे कि पोखरण जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगी, पटियारा चूरू में, थोबरन बाड़मेर में, बापरन आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बापरन कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जोधपुर में। थोबरन कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो बाड़मेर में। ठीक है, पटिहारा रन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चूरू में। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में बन जाते हैं। इंसेलबर्ग यह अवशिष्ट पहाड़ी होती है राजस्थान में, इसके उदाहरण आबू पर्वतखंड, जालोर बाड़मेर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो अवशिष्ट जो पहाड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। हमादा क्या होता है आपका? कठोर चट्टानी मरुस्थल होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, कठोर चट्टानी मरुस्थल जो होता है आपका उसे हमादा कहा जाता है। इर्ग या अग्र क्या होता है? ये रेतीला मरुस्थल होता है दोस्तों। तो इग्र और या अग्र आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है? रेतीला मरुस्थल आपका होता है। और रेग सेरीर आपकी मिश्रित मरुस्थल होता है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य है? तो इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण जो है दोस्तों वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। किसमें हुआ है दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ है। तो ये बात गलत हो गई आपकी। यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, ये बात सही है। आग्नेय चट्टानों से ये निर्मित नहीं है दोस्तों, यह आपकी क्वार्टरजाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो ये बात भी सही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल देखिए, अभी इनकी चर्चा भी हम करेंगे किस तरीके से अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ, चोटियाँ और अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस तरीके से हैं, एकदम डिटेल के साथ हम समझेंगे। राजस्थान के धरातल स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी।
पश्चिमी बालू का मैदान जो है ये 33 सागर का अवशेष के रूप में विद्यमान है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही है। सेकंड आपकी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल में बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए, राजस्थान के मध्य भाग से यह एक विकर्ण की तरह कर्णवत फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब यह अत्यधिक अपरदन के पश्चात एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में विद्यमान है। तो अभी जो अरावली पर्वतमाला है आपकी, ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में विद्यमान है। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। वो सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। तो सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो उदयपुर जिले में हो जाएगा, सबसे कम विस्तार की बात की जाए तो अजमेर जिले में हो जाएगा। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक है, मध्यवर्ती भाग में यह अत्यंत सकड़ी हो जाती है और उत्तर पूर्व में चौड़ाई पुनः बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अरावली पर्वतमाला जो है इसका दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ी है ये आपकी, मध्यवर्ती भाग में अत्यंत सकड़ी हो जाती है और उत्तर पूर्व में वापस इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, तो ये प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी हो जाएगी जिसमें प्री कैम्ब्रियन यानी प्री पेलियोजोइक काल की चट्टानें पाई जाती है। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की आपकी हो जाएगी। मुख्यतः श्रेणी कठोर क्वार्टजाइट्स की बनी हुई है जो अपरदन के लिए काफी कठोर है। इसके अतिरिक्त यह श्रेणी अरावली सिस्टम या सुपर ग्रुप की चट्टानों से परिपूर्ण है जिसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अरावली रेंज का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट्स के अलग होने के समय माना जाता है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। तो यूरेशियन प्लेट भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है और इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। राजस्थान में यह सिरोही खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू खेतड़ी तक 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये 930 मीटर आपकी हो जाएगी। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम भाग में सिरोही जिले में है, तो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में हो जाएगी जो उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः कम हो जाती है और कुछ अपवाद को छोड़कर। सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक यह श्रृंखलाबद्ध है किंतु उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। अतः इसका दक्षिण पश्चिम भाग जो है दोस्तों वो सतत है और उत्तर पूर्वी भाग जो है वो खंडित है। तो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वो तो आपका सतत हो जाएगा और आपका उत्तर पूर्वी भाग जो है वो खंडित हो जाएगा। इसका विस्तार जो है ये उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, ब्यावर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, टोंक, जयपुर के कुछ भाग में है। अरावली के संदर्भ में सही कथन है, तो अरावली के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को ये रोकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा करवाने में सहायक है, तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अरब सागर जिधर से आता है आपका उसके ये पैरेलल में स्थित है, यानी समानांतर स्थित है। तो अरब सागर से बारिश नहीं होती है। अरब सागर जो है ये अरावली के पैरेलल में निकल जाता है। राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का उद्गम क्षेत्र आपका अरावली है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपका टॉपिक एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपको कभी दोबारा यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सवाल यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं और सब चोटियों की ऊंचाई हम देखेंगे, दर्रे हम देखेंगे, इसके अलावा पठार भी हम देखने वाले हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि अरावली से प्रभावित है राजस्थान में वर्षा का वितरण। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल जो है वो अरावली है, तो यहाँ पर आपका A, B, D सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो ये बात भी सही है। यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल हम देखते हैं। अरावली थार मरुस्थल के पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार होता है उसको रोकती है। इसमें विविध खनिज आपके पाए जाते हैं। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला से आपका होता है और ये जल विभाजक की तरह आपका कार्य करती है। इसके पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। अरावली में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, औषधीय पादप, जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। आदि सभी कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर राजस्थान के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में वर्षा करवाती है, तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून को कुछ हद तक रोक पाती है
और पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में थोड़ी बहुत वर्षा करवाती है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके चोटियों के सवाल शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और आपकी दिलवाड़ा। तो इसको दोस्तों ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में आपको जमाना है, यानी कि अवरोही क्रम में आपको जमाना है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपकी गुरु शिखर आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, उसके बाद आपकी शेर चोटी आ जाएगी, गुरु शिखर, शेर, फिर आपकी दिलवाड़ा आ जाएगी, फिर आपकी कौन सी आ जाएगी दोस्तों, अचलगढ़ आ जाएगी, और अचलगढ़ के बाद में आपकी आ जाएगी कुंभलगढ़। 5वें नंबर पर आपकी कुंभलगढ़ आ जाएगी। तो यहाँ पर ADE BC आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी ऊंचाई भी अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इनको कैसे आप याद रखोगे उनकी चर्चा भी हम करेंगे। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो ऐसा सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको छोटा वाला लेना है, फिर छोटे से बड़े की ओर आपको चलना है। तो सबसे कम आपकी तारागढ़ की ऊंचाई हो जाएगी, तो सबसे पहले आपका ए आ जाएगा। तो ए यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो है कमलनाथ आ जाएगी, यानी सी आ जाएगा, फिर आपका रघुनाथगढ़ आ जाएगी, फिर आपकी अचलगढ़ आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इनकी ऊंचाई की चर्चा हम करेंगे अभी 1 बाय 1, अब सबकी ऊंचाई हम देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये तारागढ़ आपकी हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अभी आपकी तारागढ़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक मोरमजी भी आती है दोस्तों, जिसे टोड़गढ़ के नाम से जानते हैं, उसकी ऊंचाई तारागढ़ से भी ज्यादा है, वो भी आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित कीजिए अचलगढ़, कुंभलगढ़, खो और जरगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, 1380 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1224 मीटर हो जाएगी। अगर बात की जाए खो की ऊंचाई आपकी 920 मीटर है, जो कि आपकी उत्तरी अरावली की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है खो। 920 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जरगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सही आरोही क्रम में आपको सजाना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के सवाल आपके बनते हैं, फिर इनकी हम चर्चा करेंगे, इनकी ऊंचाई किस तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आरोही क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे कम ऊंचाई यहाँ पर आपकी बेराट की हो जाएगी। तो सबसे पहले बेराट आपकी आ गई, फिर आपकी कुंभलगढ़ आ जाएगी, फिर आपकी यहाँ पर अचलगढ़ है, फिर आपकी शेर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दोस्तों ऊंचाई दी गई है और अरावली की पहाड़ियाँ दी गई है, इनको आपको जमाना है। तो बताइए क्या होगा। बाबाई की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी आपकी, 780 मीटर हो जाएगी। बाबाई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 780 मीटर हो जाएगी। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 730 मीटर है। सायरा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 900 मीटर आपकी हो जाएगी। और रोजा भाकर जो कि आपकी जालोर में है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, इसकी ऊंचाई आपकी 873 हो जाएगी। यहां पर थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी है दोस्तों, दोबारा से मैं मिलान कर देता हूं एक बार। देखो बाबाई की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी आपकी, 780 मीटर हो जाएगी। बाबाई की ऊंचाई 780 मीटर है। और आपकी जो तारागढ़ है इसकी ऊंचाई जो है वो 873 मीटर है। 730 ना होकर इसकी 873 मीटर है। सायरा की जो ऊंचाई है वो आपकी 900 मीटर है। और रोजा भाकर की ऊंचाई जो है वो 730 मीटर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो तारागढ़ की ऊंचाई आप याद रखना 873 मीटर हो जाएगी, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो जरगा पर्वत आपका किस जिले में हो जाएगा, तो ये आपका उदयपुर जिले में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो मध्य अरावली श्रेणी में आपकी कौन सी पहाड़ियां स्थित है दोस्तों, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है ये आपकी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों। हाड़ौती का पठार, मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नागौर उच्च भूमि। तो यहां पर भी आपको मिलान करना है। तो देखिए हाड़ौती का पठार जो है दोस्तों, इसमें तो आपका उपरमाल का पठार आ जाएगा। ठीक है, उपरमाल का पठार को हम याद करते हैं भैंस के ऊपर बीज। ये आपका भैंसोरगढ़ से लेकर दोस्तों बिजोलिया तक विस्तृत है। भैंसोरगढ़ से लेकर ये बिजोलिया तक आपका विस्तृत है उपरमाल का पठार। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, लसाड़िया का पठार आ जाएगा, जो कि आपका सलूम्बर में स्थित है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। और नागौर उच्च भूमि में आपकी कुचामन नावा झीलें आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पहले यहाँ पर सवालों की चर्चा हम कर लेते हैं, फिर इनको कैसे याद रखना है इनकी ऊंचाई मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तरी अरावली की चोटियाँ दी गई है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्तरी अरावली में आपकी हो जाएगी भानगढ़, जो कि आपकी अलवर में स्थित है। मध्य अरावली में आपकी तारागढ़ आ जाएगी। दक्षिण अरावली में आपकी ऋषिकेश आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? तो भानगढ़, सिरावास और बिलाली जो है ये उत्तरी अरावली की आपकी चोटियां हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो शेर से तो नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जरगा हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक है वो आपको याद करनी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो। गुरु से दिल से जरा आस, तो ये इस तरीके से याद करते हैं हम। गुरु से, तो से आपका शेर हो जाता है, फिर आपका दिलवाड़ा आ जाता है। गुरु से दिल से जरा आस, तो फिर यहाँ पर आपकी जरगा आती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी अचलगढ़ आती है। तो ये अचलगढ़ से ऊंची और दिलवाड़ा से यानी कि आपकी दोस्तों शेर से नीची, तो शेर से नीची और अचलगढ़ से ऊंची दो चोटियां हो जाएगी, दिलवाड़ा और जरगा हो जाएगी। तो यहाँ पर दिलवाड़ा नहीं दी गई है ऑप्शन में, तो जरगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो अजमेर और जयपुर के बीच आपकी कौन सी चोटी फैली हुई है? तो ये तारागढ़ आपकी फैली हुई है। अगला सवाल देखिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का आपको चयन करना है दोस्तों। सतुर आपकी मध्य अरावली दी गई है जो कि आपकी गलत हो जाएगी। कोटड़ा दक्षिण अरावली बिल्कुल सही है। दूर मरियाजी यानी मोरमजी आपकी मध्य अरावली की हो जाएगी। मनोहरपुर आपकी उत्तरी अरावली की हो जाएगी। तो सतुर आपकी मध्य अरावली की नहीं है, यहाँ पर ये आपकी गलत हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिण अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? तो दक्षिण अरावली क्षेत्र में आपकी कौन सी हो जाएगी? लीलागढ़ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बिलाली, जयगढ़ और सिरावासी आपकी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कि कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। तो कमलनाथ से तो आपकी ऊंची हो जाएगी और अचलगढ़ से नीची हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी चोटी आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी रघुनाथगढ़। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपकी कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। बिलाली तथा बरवाड़ा है, तो बिलाली तथा बरवाड़ा जो है दोस्तों ये उत्तरी अरावली की चोटियां हो जाएगी। आपकी किसकी चोटियां हो जाएगी? उत्तरी अरावली की चोटियां हो जाएगी। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो 1000 से मीटर जिनकी ऊंचाई है वो आपको बतानी है दोस्तों। तो ऋषिकेश, कमलनाथ और देलवाड़ा, इनकी ऊंचाई 1000 से ज्यादा है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे इनका सर लेंथ भी बता दीजिए, कितने मीटर की, कितने किलोमीटर इनकी ऊंचाई है। तो उनकी अभी एक साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली व उत्तर पूर्व अरावली के अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अरावली तथा उत्तरी पूर्व अरावली में अवस्थित है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी ऋषिकेश और भानगढ़। ठीक है, तो कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम में? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऋषिकेश हो जाएगी। उत्तर पूर्व में आपकी भानगढ़ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में आपको जमाना है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी ऋषिकेश आ जाएगी, फिर आपकी खो आ जाएगी, फिर यहाँ पर आपकी तारागढ़ है, फिर बाबाई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। तो मारवाड़ का जो मैदान है, मैदान उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियां हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर इनकी ऊंचाई हम देखने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अरावली पर्वतमाला जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है और इसे 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली जो है इसमें जयपुर, दौसा, अलवर शिखर व झुंझुनू की पहाड़ी आती है जो क्रमबद्ध न होकर जो है दोस्तों छितरी हुई है, यानी टूटी हुई है, क्रमबद्ध नहीं है। शिखर जिले में इन पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां निम्न हैं, जैसे कि सबसे पहली चोटी आपकी रघुनाथगढ़ शिखर हो जाएगी। रघुनाथगढ़ आपकी शिखर में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। तो ये दोस्तों आपकी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है खो। खो आपकी जयपुर में स्थित है जो कि दूसरे नंबर की उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर है। तो ये दो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, 1055 मीटर और 920 मीटर। इसके बाद आपकी आती है बहरांच अलवर। तो बहरांच आपकी अलवर में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बरवाड़ा आपकी जयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर इसकी ऊंचाई है। बबाई आपकी कहां पर है? झुंझुनू में है और बबाई की ऊंचाई है 780 मीटर। और बिलाली आपकी अलवर में है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर। बिलाली कहां पर है? अलवर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर। मनोहरपुरा आपकी जयपुर में हो जाएगी, इसकी ऊंचाई है 747 मीटर। और बेराट आपकी जयपुर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। इसके अलावा बात की जाए काकनवाड़ी आपका अलवर में हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 677 मीटर। बालागढ़ अलवर में है, इसकी ऊंचाई 597 मीटर है। सिरावास आपकी काफी बार पूछी जाती है, 651 मीटर अलवर में हो जाएगी। भानगढ़ आपकी अलवर में हो जाएगी 649 मीटर। जयगढ़ आपकी जयपुर में हो जाएगी 648 मीटर। ठीक है, तो सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, इनकी ऊंचाई का क्रम आपसे पूछा जा सकता है।
और नाहरगढ़ जयपुर सबसे नीचे हो जाएगी आपके 599 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना सिरावास जो है ये ऊंची है भानगढ़ से। ठीक है, तो सिरावास भानगढ़ फिर आपकी जयगढ़, तो सिरावास भानगढ़ जयगढ़ भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, सिरावास फिर आपकी आ जाएगी भानगढ़ फिर आपकी आ जाएगी जयगढ़। तो इसको सिबाज से याद कर लेना आप, सिबाज से याद कर लेना, क्योंकि ये कभी कभार पूछी जा सकती है आपकी। ठीक है, 651, 649, 648, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर हम बात करेंगे मध्य अरावली की। इसमें अजमेर से जयपुर के बीच की पहाड़ी आती है दोस्तों। तो मध्य अरावली में अजमेर से जयपुर के बीच की पहाड़ी आती है, जिसमें पर्वत श्रेणियां, संकीर्ण घाटियां व मैदान एकांतर क्रम में है। यहाँ अजमेर में गोरमझी, मारायजी या टोड़गढ़ जिसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी टोड़गढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 934 मीटर है। फिर आपकी तारागढ़ हो जाएगी मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। तो सबसे पहले आपकी टोड़गढ़ आ गई, जिसे मोरमझी या गोरमझी कहा जाता है। फिर आपकी तारागढ़ आ जाएगी 873 मीटर, तो 934 और 873 आप याद रखना। फिर आपका नागपाड़ आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 795 मीटर। ठीक है, एक आपकी नागपानी भी आती है दोस्तों। नागपानी जो है वो दक्षिण अरावली की चोटी है, जो कि आपकी उदयपुर में स्थित है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नागपहाड़ और नागपानी दोनों अलग अलग है। नागपहाड़ आपकी मध्य अरावली में है, जबकि नागपानी जो है ये दक्षिण अरावली में है। तो ये ऊंचाई याद रखनी है आपको दोस्तों। 934 मीटर किसकी हो जाएगी, ये आपकी दोस्तों टोड़गढ़ की हो जाएगी। 873 मीटर किसकी हो जाएगी, तारागढ़ की हो जाएगी। नागपहाड़ की 795 मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है। तो अजमेर जिले में आपकी अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है। लूनी नदी का उद्गम जो है ये नागपहाड़ से आपका होता है। मेरवाड़ा पहाड़ियां अजमेर में स्थित पहाड़ियां जो मारवाड़ मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, जो कि मध्य अरावली में हो जाएगी। तो मेरवाड़ा पहाड़ियां आपकी मध्य अरावली में है और ये मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे दक्षिण अरावली की चोटियों की। दक्षिण अरावली क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आबू से अजमेर के बीच में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद की पहाड़ी आती है, जिनमें निम्न प्रमुख चोटियां आपकी हो जाएगी। एक तो गुरु शिखर हो गई दोस्तों। गुरु शिखर आपकी सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1722 मीटर हो जाएगी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद आपकी शेर सिरोही आ जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1597 मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण अरावली में दोस्तों चोटियों की ऊंचाई सर्वाधिक है। तो गुरु शिखर आपकी पहले नंबर पर आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी 1597 मीटर में शेर सिरोही आ जाएगी। फिर आपकी देलवाड़ा सिरोही आ जाएगी 1442 मीटर। तो 1442 मीटर जो है देलवाड़ा सिरोही आपकी आ जाएगी। फिर जरगा आपकी आएगी 1431 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ आपकी आएगी 1380 मीटर, ये भी आप याद रखेंगे। अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही में है, शेर सिरोही में है, गुरु शिखर सिरोही में, लेकिन जरगा आपकी उदयपुर में है। ठीक है, इनकी ऊंचाई आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभार रघुनाथ ऋषि, फिर यहाँ पर आपकी रघुनाथगढ़ आ जाती है। वो ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है, उसको आप याद करेंगे तो आपको सारी चोटियां क्रम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में आती है, इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है 1224 मीटर। फिर आपकी धुनिया डूंगर आती है दोस्तों, धोनिया डूंगर, ये अभी आपके आरपीएससी के द्वारा पूछी गई थी। राजसमंद उदयपुर में ये स्थित है। तो धोनिया डूंगर कहाँ पर स्थित है, राजसमंद और उदयपुर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 1183 मीटर है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1183 मीटर हो जाएगी। और कुंभलगढ़ राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। अब आगे देखिए दोस्तों, ऋषिकेश आपकी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1017 मीटर हो जाएगी। कमलनाथ आपकी उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर हो जाएगी। और सज्जनगढ़ आपकी उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 938 मीटर हो जाएगी। सायर आपकी उदयपुर में 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। लीलागढ़ भी आपकी उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। तो ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ भी आपकी उदयपुर में हो जाएगी, 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 1000 से ज़्यादा वाली आपकी कौन कौन सी हो जाएगी वो आप याद रखना। कमलनाथ भी 1001 मीटर में आती है दोस्तों, और ऋषिकेश आपकी 1017 मीटर में आती है। सायर आपकी उदयपुर में 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। लीलागढ़ आपकी उदयपुर में 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नागपानी जो कि मैं आपको बता रहा था ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी है 867 मीटर है। तो नागपानी आपकी दक्षिण अरावली की हो जाएगी, जबकि नागपहाड़ जो है वो आपकी मध्य अरावली का है। गोगुंदा आपकी उदयपुर में है, 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोटड़ा आपकी उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। ये दोस्तों गुरु शिखर जो है ये सिरोही जिले में माउंट आबू के पास में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जिसे कर्नल टोड के द्वारा संतों का शिखर कहा जाता है। तो संतों का शिखर किसे कहा जाता है, गुरु शिखर को कहा जाता है कर्नल टोड के द्वारा। माउंट आबू राजस्थान का वर्कोयांस्क कहलाता है। तो राजस्थान का वर्कोयांस्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों,
तो ये आपके माउंट आबू को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो अरावली की पहाड़ियों का विस्तार कहां पर नहीं है, यह आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। तो जालोर में आपकी अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, सीकर, झुंझुनू, अलवर में हो जाएगा। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में आपका कौन सा पर्वत नहीं है दोस्तों? रोजा भाकर जालोर में है, जारोला पहाड़ जालोर में है, इसराना भाकर भी आपका जालोर में है, लेकिन गोगुंदा आपका दोस्तों राजसमंद में हो जाएगा, तो ये आपका जालोर में नहीं है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आपके सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। माउंट आबू आपकी ऋषिकेश दी गई है, जसवंतपुरा डोरा पहाड़ी है, सिवाना आपका नाकोड़ा और जालोर का झारोला। यहाँ पर कौन सा आपका सही उत्तर का चयन आपको करना है? यानी कि यहाँ पर मिलान करने वाला सवाल आपसे पूछा गया है शायद। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये आपका दोस्तों सही उत्तर का चयन, यानी कि इसमें कितने आपके सही मेल खा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, कौन कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी के सभी मुझे सही लग रहे हैं। माउंट आबू आपकी ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा पर्वत आपका जसवंतपुरा में हो जाएगा, नाकोड़ा आपका सिवाना बाड़मेर में हो जाएगा, जारोला आपका जालोर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों सही है दोस्तों। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन आपका नेहर दिया गया है, नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत दिया गया है, शेखावटी प्रदेश जोहड़ दिया गया है, गग्गर मैदान नाली दिया गया है। तो यहाँ पर नागौर उच्च भूमिया जो कि आपकी डोरा पर्वत है, गलत हो जाएगी। डोरा पर्वत आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जालोर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो झारोल, इसराना और आपका रोजा भाकर, ये आपके जालोर में, सायरा आपकी उदयपुर में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इनमें से आपको सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका? तो इनमें अगर बात की जाए रोजा भाकर, डोरा पर्वत, सायरा, खो, तो खो आपका सर्वोच्च हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? तो इसराना भाकर आपका 739 दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। जारोल पहाड़ आपका 588 सही है, रोजा भाकर 730 सही है, डोरा पर्वत आपका 869 सही है। और इनकी ऊंचाई भी आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डोरा पर्वत की 869 है, जारोल पहाड़ की 588 है और रोजा भाकर की आपको 730 है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन नेहर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा वही सवाल आपका रिपीट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी आपका खो सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा। ठीक है, अब जालोर की पहाड़ियाँ देख लीजिए। जैसे जालोर की जो सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी वो है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत आपका जालोर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 869 मीटर आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 869 मीटर हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी जालोर की सर्वोच्च चोटी इसराना भाकर है, जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। उसके बाद आपकी रोजा भाकर आती है, 730 मीटर है। इसके बाद आपका जारोला पहाड़ आता है, जिसकी 588 मीटर है। तो ये आप याद रखना, डोरा, इसराना भाकर और रोजा भाकर। तो ये लाइन से याद रखना है आपको। डोरा है, फिर आपकी इसराना भाकर आती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी रोजा भाकर आती है। तो रोजा भाकर तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले डोरा आएगी आपकी 869 मीटर, फिर आपकी इसराना भाकर आएगी 839 मीटर और फिर रोजा भाकर आएगी आपकी 730 मीटर और झारोला पहाड़ 588 मीटर। और जालोर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है और जालोर को आपको पता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ी आपकी बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में हो जाएगी। जालोर और बाड़मेर की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो जालोर की पहाड़ियाँ और ये आपकी बाड़मेर की पहाड़ियाँ जो हमने देखी है दोस्तों, ये आपकी अरावली पहाड़ का हिस्सा नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। देसरो, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटक नुमा भाग आपका भाकर कहलाता है और उत्तरी पूर्वी अरावली में पहाड़ियों के बीच का बेसिन गिरवा कहलाता है और देसुरी नाल आपका पाली दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो यहाँ पर आपका सी असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि गिरवा जो है दोस्तों ये आपके उदयपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगी, तस्तिरुनिमा पहाड़ियाँ हो जाएगी उदयपुर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कैसी पहाड़ियाँ होती है दोस्तों? तस्तिरुनिमा पहाड़ियाँ होती है, तस्तिरुनिमा पहाड़ियाँ होती है आपकी दोस्तों उदयपुर की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देसरो बिल्कुल सही है। जरगा और रागा के मध्य में जो आपका हरा भरा क्षेत्र होता है वो देसरो कहलाता है। भाकर आपका सिरोही को हो जाएगा। देसुरी नाल आपकी कहाँ पर है? पाली में है। तो ये याद रखना आप, देसुरी नाल कहाँ पर हो जाएगी? पाली में हो जाएगी। यहाँ पर सुमेलित करना है। डोरा पर्वत आपका जालोर में हो गया दोस्तों। कमली घाट कहाँ का हो जाएगा आपका? तो ये आप बताइए, कमली घाट कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो कमली घाट आपका राजसमंद का हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए
हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी, तो सीकर में हो जाएगी। और हाथी नाल आपका कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। तो कमली घाट आपका राजसमंद है, हाथी नाल आपका उदयपुर हो जाएगा, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। तो त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिकुट पहाड़ी पर आपका दोस्तों जैसलमेर का किला बना हुआ है, और नाकोड़ा पहाड़ी आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। तो जैसलमेर बाड़मेर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। जयगढ़ जो है ये कहाँ पर हो जाएगी, आपकी जयपुर में हो जाएगी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व भाग में हो जाएगा। और रघुनाथगढ़ आपकी कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में हो जाएगी। त्रिकुट पहाड़ी आपकी जैसलमेर है, जयगढ़ आपका जयपुर है। तो यहाँ पर 3rd 4 आपका 1 2 हो जाएगा। 3rd 4 1 2 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार के लिए जानकारी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा भाग आपका देसरो कहलाता है उदयपुर में। तो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा भाग आपका देसरो कहलाता है। पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटकनुमा भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। उदयपुर जिले में जो पहाड़ियों से गिरा हुआ तस्तिरुनुमा बेसिन होता है उसे गिरवा कहा जाता है। तो गिरवा आपकी उदयपुर में हो जाएगी, भाकर आपकी पूर्वी सिरोही में हो जाएगी। आडावाला पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, बूंदी और सवाई माधोपुर की सीमा क्षेत्र में स्थित है। तो आडावाला पर्वत काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका बूंदी में स्थित है। और सतूर की पहाड़ियाँ भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो सतूर की पहाड़ियाँ भी आपकी बूंदी में हो जाएगी। तो आडावाला पर्वत और सतूर की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर है, तो ये बूंदी क्षेत्र में है। ठीक है। घोसी पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी, तो राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू में स्थित पहाड़ी जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 740 मीटर है। तो घोसी पहाड़ी कहाँ पर है, तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर हो जाएगी। ठीक है, झुंझुनू में स्थित है घोसी पहाड़ी, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर। ऊंचाई कितनी है, 740 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हर्ष पर्वत सीकर में स्थित पहाड़ी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 820 मीटर है, और जिस पर हर्षनाथ मंदिर भी आपका बना हुआ है। तो ये सीकर में हो जाएगा आपका। उदयनाथ पर्वत आपका अलवर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उदयनाथ पर्वत की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका अलवर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। उदयनाथ पर्वत आपका अलवर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में हो जाएगी। ठीक है, चिड़ियाटूक पहाड़ी की बात की जाए तो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इसी पहाड़ी पर बना हुआ है आपका। मालानी पर्वत आपका जालोर बाड़मेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। मालखेत की पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी सीकर जिले में स्थित है। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी, सीकर जिले में हो जाएगी। और सुंदा माता क्षेत्र जो है दोस्तों ये जालोर वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रथम रोपवे बना था राजस्थान का। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी, कोटा झालावाड़ में हो जाएगी। और मगरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी, तो उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को स्थायी नाम में मगरा कहा जाता है। तो उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को क्या कहा जाएगा, मगरा कहा जाएगा। तोरावटी क्या होता है, उत्तर पूर्वी अरावली में शेखावटी बेसिन की पहाड़ियों से गिरा हुआ क्षेत्र आपका तोरावटी हो जाएगा। और अजमेर जिले में स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, आपकी नागपहाड़ हो जाएगी। सर्फ के फन जैसी आकृति पहाड़ियाँ आपकी पाली सेंदड़ा में भी पाई जाती है। तो पाली सेंदड़ा नामक स्थान पर दोस्तों आपकी, ये आप याद रखना, सेंदड़ा नामक स्थान पर सर्फ के फन जैसी आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और ऐसा सवाल दोस्तों आपका RSMSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। तो सर्फ के फन जैसी आकृति वाली पहाड़ियाँ आपकी पाली सेंदड़ा में पाई जाएगी। मोटा पहाड़ आपका झुंझुनू में हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मोटा पहाड़ कहाँ पर है, आपका झुंझुनू में है। बीजक पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये सब आपकी जयपुर में स्थित है दोस्तों। विराटनगर, जयपुर, बैराट में, ये आप याद रखेंगे। और त्रिकुट पर्वत की बात की जाए तो करौली में हो जाएगी, जबकि त्रिकुट पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। और त्रिकुट पर्वत पर आपका केला देवी जी का मंदिर बना हुआ है आपका, ये आप याद रखेंगे। बरदर्रा कहाँ पर स्थित है, तो बरदर्रा आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका मध्य अरावली में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अवस्थिति आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। बर आपका उदयपुर दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि बर आपका मध्य अरावली में। खटकड़ आपका बूंदी में हो जाएगा। देसुरी आपका पाली में है। कामली घाट आपका राजसमंद में। तो कमली घाट राजसमंद में, देसुरी आपका पाली में है। और खटकड़ आप याद रखना, खटकड़ दर्रा जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, खटकड़ दर्रा बूंदी में हो जाएगा। बर, परवेरिया, शिवपुर और देवारी क्या है, तो ये दोस्तों आपके मध्य अरावली के दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दर्रों से संबंधित सवाल मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जानकारी देखिए आप। अरावली में तंग दर्रों को नाल कहा जाता है। तो अरावली में जो तंग दर्रे हैं उनको क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। जैसे देसुरी की नाल, ठीक है, शिवपुरिया नाल, इस तरीके से नाल भी बोल दिया जाता है दर्रों को। अब अजमेर के जो दर्रे हैं यानी मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे देखिए। बर दर्रा अजमेर को पाली से जोड़ता है, बर दर्रा। तो बर दर्रा क्या करता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है। पखेरिया या परवेरिया अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। तो पखेरिया परवेरिया अजमेर को मसूदा से जोड़ेगा। शिवपुरा व सुर्रा घाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ेगा। तो अजमेर को राजसमंद से आपका शिवपुरा घाट या सुर्रा घाट जोड़ेगा। और पखेरिया जो है अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। और अजमेर को पाली से आपका बरदर्रा जोड़ता है।
अन्य दर्रे आपके देवारी, कचवाली और पीपली हो जाएंगे। राजसमंद को पाली से या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे देखिए। राजसमंद को पाली से जोड़ने वाले या फिर मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले, जैसे कि राजसमंद में आपका कमली घाट है, गोरम घाट है, दिवेर है, जिलवा पगलिया नाल है, हाथीगुड़ा नाल है। तो हाथीगुड़ा नाल जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी राजसमंद में हो जाएगी। कमली घाट आपका राजसमंद में है, गोरम घाट आपका राजसमंद में, दिवेर आपका राजसमंद में। पाली में आपकी सोमेश्वर की नाल है और देसुर की नाल है, तो सोमेश्वर की नाल और देसुर की नाल आपकी पाली में हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखना, सोमेश्वर की नाल और देसुर की नाल। इसके अलावा उदयपुर में फुलवारी की नाल आपकी उदयपुर में है, केवड़ा की नाल भी आपकी उदयपुर में है। अगला सवाल देखिए, बेसोरगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग आपका क्या कहलाता है? तो भेस के ऊपर बीच ये आपका उपरमाल का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार आपका उदयपुर जिले में स्थित है और वर्तमान में देखा जाए तो सलूम्बर में ये आपका स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में ये आपका स्थित है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो उड़िया पठार आपका सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। उड़िया का पठार राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ठीक है, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। तो भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो भोराट का पठार जो है ये आपका उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक विस्तृत है। ठीक है, तो भोकुंगा से हम याद रखते हैं इसको, कैसे याद रखते हैं? भोकुंगा। ठीक है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है आपका भोराट का पठार। अब यहाँ पर दिया गया है एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करना है। जैसे कि इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, जरगा इसका सर्वोच्च शिखर है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 1225 मीटर है, जरगा इसका सर्वोच्च शिखर है, तो ये आपका भोराट का पठार हो जाएगा, क्योंकि भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1225 मीटर है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भोराट की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 1225 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो कुंभलगढ़ जो है ये भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 आपका सही है, क्योंकि कुंभलगढ़ जो है ये भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर नहीं है, इधर आपका जरगा हो जाएगा सर्वोच्च शिखर। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। बताइए, उड़िया पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है, भोराट का पठार तारागढ़ और टोड़गढ़ के मध्य स्थित है, लसाड़िया का पठार जैसमंद के पूर्व में स्थित है और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपके सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका A-C-D सही है। और भोराट का पठार जो है तारागढ़ टोड़गढ़ के मध्य नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ये गोगुंदा और आपका कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है भोराट का पठार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 56 का मैदान जो है ये माही नदी बेसिन का भाग हो जाएगा। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व 12 जिलों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर A और C आपका बिल्कुल सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोटा झालावाड़ के मध्य स्थित है आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर A और C आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार आपका किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ के जिले में आपका मेसा का पठार स्थित है, जो कि आपकी गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो पठार दिए गए हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, उड़िया का पठार जो है दोस्तों ये आपका सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका भोराट का पठार आता है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ये उदयपुर में गोगुंदा से लेकर राजसमंद तक विस्तृत है, कुंभलगढ़ तक। माउंट आबू का पठार इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, यह आपका सिरोही में हो जाएगा। फिर आपका उपरमाल का पठार आता है दोस्तों, जो कि आपका भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक विस्तृत है। ठीक है, लसाड़िया का पठार की ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर है और ये आपके उदयपुर में स्थित है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और ये आपका उबड़ खाबड़ पठार है। कैसा पठार है दोस्तों? उबड़ खाबड़ पठार है। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा कौन सा पठार है जो कि उबड़ खाबड़ है यानी कटा फटा पठार है? तो ये आपका लसाड़िया का पठार हो जाएगा। मेसा का पठार 620 मीटर है, चित्तौड़गढ़ किला इसी पर आपका अवस्थित है। फिर आपका काकनवाड़ी का पठार जो है ये आपका अलवर में स्थित है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, तो काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर है? अलवर में है। पोतवार का पठार कहाँ पर है? तो ये भी आपका अलवर में हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी अरावली में। हाड़ौती का पठार आपका झालावाड़ कोटा 12 बूंदी में हो जाएगा। और भोमट का पठार जो है ये आपका उदयपुर डूंगरपुर में है, 244 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भोमट का पठार कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर और उदयपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिम से पूर्व पठारों का क्रम अगर आपसे पूछा जाए, तो पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले आबू का पठार है, फिर आपका भोराट का पठार है, फिर लसाड़िया का पठार है, फिर उपरमाल का पठार है, फिर आपका हाड़ौती का पठार है।
ये आप याद रखेंगे। ऊडिया पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। भोराट पठार के उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ पर्वत शिखर तथा दक्षिणी छोर पर जरगा पर्वत शिखर है। तो भोराट पठार जो है दोस्तों, इसके उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ पर्वत शिखर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। भोराट का पठार जो है इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और इसके उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ पर्वत शिखर है तथा दक्षिणी छोर पर आपका जरगा पर्वत है। तो जरगा पर्वत जो है ये दक्षिणी छोर पर है और कुंभलगढ़ आपका उत्तरी छोर पर है। जरगा पर्वत शिखर भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है और जरगा जो है ये भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है? तो पूर्वी मैदान का भाग कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा जवाई बेसिन नहीं है यहाँ पर? बनास आ जाएगा, बाणगंगा आ जाएगा, मध्य माही बेसिन आ जाएगा। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमि, बनास बाणगंगा बेसिन, मध्य माही बेसिन भी आता है। तो मध्य माही बेसिन जो है दोस्तों ये आपके पूर्वी भाग में आता है, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में विस्तृत है। आगे देखिए, बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बनास बेसिन जो है दोस्तों, बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मालपुरा और करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन का मैदान आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर में हो जाएगा। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 100 टापुओं के क्षेत्र को बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्यमाही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? वालरा के रूप में जाना जाता है, जो कि आपकी स्थानांतरित कृषि है। छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? तो छप्पन का मैदान आपका माही बेसिन में स्थित है। थोड़ी सी डिटेल और आपकी बची हुई है, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यह अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिण राजस्थान तक फैला हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो भारत के भौतिक प्रदेश गंगा मैदान का उपभाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये गंगा मैदान का उपभाग है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। उपजाऊ मृदा समतल मैदान भाग होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व आपको सर्वाधिक मिलेगा, ये पॉइंट याद रखना। उपजाऊपन के कारण पूर्वी मैदानी राजस्थान का खादान का कटोरा कहलाता है। तो राजस्थान का खादान का कटोरा पूर्वी मैदान को कहा जाता है। यह सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। इस मैदानी प्रदेश को इसका निर्माण करने वाली नदी बेसिनों के आधार पर 3 उपभागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि बनास बाणगंगा बेसिन आप देख सकते हो। इसके अलावा चंबल बेसिन है आपका, जिसमें बीहड़ और उत्कात भूमि आपकी पाई जाती है, और एक आपका ये मध्यमाही बेसिन है। तो ये मध्यमाही बेसिन जो है ये देखने में ऐसा लगता है कि पूर्वी मैदानी भाग का भाग नहीं है, लेकिन ये पूर्वी मैदानी भाग का भाग है, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग आपका इसको कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मध्यमाही बेसिन आ जाएगा, चंबल बेसिन आ जाएगा और बनास बाणगंगा बेसिन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये चंबल बेसिन की डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल है दोस्तों आपके मालपुरा, करौली मैदान, मेवाड़ का मैदान, मध्यमाही बेसिन, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए छप्पन का मैदान जो है ये किन जिलों के मध्य विस्तृत है, तो प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के मध्य में आपका छप्पन का मैदान विस्तृत है। ठीक है, और इसे कांटल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, चंबल नदी के क्षेत्र में नाली अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों को कहा जाता है। तो चंबल नदी क्षेत्र में स्थलाकृतियों को क्या कहा जाएगा? उत्कात भूमि कहा जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो बीहड़ प्रभावित आपके कौन से जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो कोटा, सवाई माधोपुर, आपके धौलपुर हो जाएंगे। यहाँ पर यही डिटेल दी गई है। तो कोटा, बूंदी, ये आप याद रखना, कोटा से बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक फैले हुए हैं। ये आपके कौन से फैले हुए हैं? उत्कात भूमि ये फैली हुई है आपकी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाला भ्रंश है। तो ये अरावली से अलग करने वाला हंस, ये आपका कौन सा हो जाएगा? भ्रंश दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका महान सीमा भ्रंश हो जाएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसे कहा जाता है दोस्तों। तो दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाला आपका महान सीमा भ्रंश हो जाएगा। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश जो है के सहारे है। तो वृहत सीमांत भ्रंश जो है यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है दोस्तों आपका जीबीटी जिसे कहा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो ये आपका दोस्तों कौन से जिलों के सहारे फैला हुआ है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखना, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़ और उत्तरी कोटा, यानी कोटा आता है, चित्तौड़ भी इसमें आता है। ये चित्तौड़ इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना उदयपुर इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसमें उदयपुर जिला आपका नहीं आता है। आगे देखिए, राजस्थान में विंध्यन कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विंध्यन कंगार आपके धौलपुर और करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका विंध्यन का पठार हो जाएगा और एक आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। तो विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार जो है ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं।
मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है, तो मुकुंदरा पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है, ये हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, हाड़ौती के पठार में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो ये आपका मुकुंदरा की पहाड़ियों में हो जाएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार। लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में आपकी पाई जाएगी, तो ये आपकी दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में पाई जाएगी। विंध्यन कगार भूमि प्रमुखता निर्मित है, तो विंध्यन कगार भूमि जो है ये प्रमुखता आपकी किससे निर्मित है दोस्तों, तो ये आपकी बालू का पत्थर और सेल से निर्मित है। ये बालू का पत्थर वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये आप याद रखेंगे। विंध्यन कगार भूमि जो है ये बालू का पत्थर से निर्मित है, जबकि अरावली जो थी दोस्तों वो आपकी क्वार्टरजाइट से निर्मित थी, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये देवगढ़ का पिंड मांट का जो मैदान है दोस्तों, ये आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां भाग है, शाहबाद उच्च भूमिया भाग है, डंग गंगाधर भूमिया भाग है, ये आप याद रखेंगे। विंध्यन कगार जो है ये आपका बलुआ पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये आप याद रखना। दक्कन का लावा पठार जो है ये क्रिटेशियस काल से निर्मित है। बूंदी की पहाड़ियाँ आप याद रखना, यहाँ की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, सतुर चोटी हो जाएगी, जो कि बूंदी में स्थित है। कोटा में आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हो जाएगी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। शाहबाद की उच्च भूमि आपके 12 जिले का भाग है, और डंग गंगाधर क्षेत्र जो है ये झालावाड़ के पठारी क्षेत्र का भाग है। घोड़े की नाल जैसी आकृतियाँ वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, शाहबाद उच्च भूमि में हो जाएगी, 12 में। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है, तो ये आपकी हाड़ौती के पठार में शाहबाद वाले क्षेत्र में अवस्थित है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ ही इनको कहा जाता है, ठीक है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ हॉर्स शू इन्हें कहा जाएगा, और ये कहाँ पर पाई जाएगी, शाहबाद उच्च भूमि में पाई जाएगी, ठीक है। यहीं पर रामगढ़ झील स्थित है, जो कि एक क्रेटर झील है, परंतु रामगढ़ क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है, बल्कि उल्कापिंड के गिरने के कारण यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो कि एक जियो हेरिटेज साइट है। वर्ष 2021 में इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 200वें क्रेटर के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। यह देश का तीसरा एवं राजस्थान का प्रथम क्रेटर है। तो देश का तो तीसरा क्रेटर है ये आपका, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम क्रेटर हो जाएगा, ये आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो मालानी आग्नेय सेल समूह जो है ये किसके कारण पनपा है दोस्तों, तो मालानी आग्नेय सेल समूह जो है ये जालोर ग्रेनाइट के कारण पनपा है। मालानी आग्नेय सेल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना बाड़मेर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।